क्वेश्चन नंबर 9 में ERM का फुल फॉर्म पूछा है। ERM का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। वो दिया हुआ है पेज नंबर 1.4 पे पैराग्राफ नंबर 3, उसमें शुरुआत में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उस पर आप ब्रैकेट कर दो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और ब्रैकेट में दूसरा लिख दो बाजू में ERM का फुल फॉर्म है। 1 मार्क्स में MCQ में पूछ सकते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे क्वेश्चन 9 में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM का फुल फॉर्म। क्वेश्चन 10 में ऐसा है, अकॉर्डिंग टू ICAI स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट व्हाट इज रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ERM के अकॉर्डिंगली रिस्क किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करें। बहुत ही सिंपल सी बात है। डिफाइन तो यहाँ पे ही इसी पैराग्राफ में किया गया है कि डिफाइंस रिस्क इज एन इवेंट विच कैन प्रिवेंट, हिंडर और फेल टू फर्दर और अदरवाइज ऑब्स्ट्रैक्ट द एंटरप्राइज इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है उसके सामने जो भी अफेक्ट करे, उसके ऊपर जो भी अफेक्ट करे, दैट अनसर्टेनिटीज आर नोन एज रिस्क, जो हमने आगे भी देखा था। बट हम खाली बाजू में ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ICAI स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज दिस मच। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो जाएगा। उसका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर अफेक्ट करे, उसको बोला गया है अकॉर्डिंग टू ICAI इंटरनल ऑडिट, रिस्क उसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फिनेंशियल डिसएडवांटेजेस कॉज्ड बाय रिस्क। फिनेंशियल डिसएडवांटेजेस रिस्क से क्या होता है, तो हम यहाँ पे बाजू में लिख देंगे फिनेंशियल रिस्क। तो फिनेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकता है। रिस्क कैन कोज फिनेंशियल डिसएडवांटेज, फॉर एग्जांपल एडिशनल कॉस्ट और लॉस ऑफ फंड्स और एसेट, वहाँ पे अंडरलाइन करते एडिशनल फंड्स और लॉस ऑफ फंड्स एसेट, कैन बी रिजल्ट इन डैमेज, लॉस ऑफ वैल्यू and or loss of an opportunity to enhance the enterprise operation or activities। पेज नंबर 1.4 का ये जो है वो हम लास्ट पैरा रिस्क कैन बी कोज्ड फिनेंशियल डिसएडवांटेज, वहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करो और पेज नंबर 1.5 पे फर्स्ट जो पैरा है उस पे ब्रैकेट एंड करो, जो कंटिन्यू पैरा है उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आया। क्वेश्चन नंबर 12, रिस्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। तो रिस्क किन दो क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट है, तो रिस्क दो चीज़ों की प्रोडक्ट है। एक तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी घटना घटेगी, कोई भी घटना, कोई भी अनसर्टेनिटी है वो घटेगी उसका चांस, और दूसरा वो घटेगी तो वो हमें किस प्रकार से इम्पेक्ट करेगी, कितना लॉस, कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। तो दोनों का प्रोडक्ट, एक तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल अकर, इनटू वो इवेंट कितना लॉस करेगा, हाँ, उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज नोन एज रिस्क। रिस्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन 12 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड द फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सच अकरेंस टू एन एंटरप्राइज। फिनेंशियल इफेक्ट कितनी होगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो वो भी पेज नंबर 1.5 पे पैरा नंबर 1, रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वहाँ से ब्रैकेट बना दे और बाजू में लिख दो कि रिस्क इज इक्वल टू XI इंटू PI। XI क्या है, इवेंट, जो भी अपॉर्चुनिटी इवेंट से लॉस होगा वो, और PI क्या है, इवेंट होने का चांस, जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है उसके होने का चांस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू SA 315। तो पेज नंबर 1.5 पे यहाँ पे दिया ही है SA 315 ऑफ ICAI डिफाइंस बिजनेस रिस्क एज, वहाँ से अंडरलाइन कर दो, वहाँ से ब्रैकेट कर दो, रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंडीशन, इवेंट, सर्कमस्टेंसेस, एक्शन और इनएक्शंस दैट कुड एडवर्सली अफेक्ट एन एंटिटीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। वही का वही रिपीटेटिव बहुत है, ओवरलैपिंग बहुत है, पर हमें थोड़ा सब्र से काम लेना है। हमें हर एक चीज़ कहाँ पे है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो कौन सा था कि अकॉर्डिंग टू SA 315 ICAI बिजनेस रिस्क क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क। तो उसके बाजू में हम ये लिख देंगे, हाँ, बिजनेस रिस्क बाजू में लिख दो, बिजनेस रिस्क। पेज नंबर 1.5 के 5 पे पैरा नंबर 2 में ही, मतलब स्टार्ट होता है जो लाइन, वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, अकॉर्डिंग टू SA 315 ICAI डिफाइन सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क, IT रिस्क, ऑडिट रिस्क गिवन बाय डिफरेंट पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये रटना नहीं है, ये बातें ये आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, ये आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि भाई चलो ERM है तो ERM कौन से पेज पे दिया हुआ है, 1.4 पे दिया है। ERM के अनुसार रिस्क की डेफिनेशन वो कौन से पेज पे दी हुई है, वो भी 1.4 पे दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। हम इसीलिए पूरा चैप्टर हर एक पैराग्राफ डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे वो हमें पता चले, वरना रिस्क तो एक ही बात से हम सीधा समझ लेते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने रिस्क की जो भी डेफिनेशन दी है, जो भी अंडरस्टैंडिंग दी है, वो सब लिखा हुआ है। ISO गाइड ऑफ 73, ISO 31000, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट्स, पॉल हॉपकिंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, SA 315, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, CIMA ऑफिशियल टेक्नोलॉजी, बेसेल 2, ICAI SA 315, कॉबिट ISACA, ICAI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो पेज नंबर 1.5 पे ये टेबल दिया है अप टू 1.6 में भी जो टेबल है, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने रिस्क की डेफिनेशन दी है। बाजू में खाली आप नोट डाउन करना हो तो कर दो ये सभी नाम जो है, तो आपको आसानी रहे नाम ढूंढने में। अगर इन शॉर्ट अभी तक जो भी आई डेफिनेशन, उनके अलावा अगर कुछ भी पूछे तो आप ये टेबल में से देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू SA 315 ऑफ ICAI स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो रिस्क प्रोसीजर जो है उसके वैसे तो स्टेप्स जो होते हैं तो आइडेंटिफाई रिस्क एंड असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेप्स होते ऐसे होते हैं, IAM से याद रखेंगे अपन शॉर्ट में, आइडेंटिफाई, असेस एंड M मतलब मिटिगेशन। हम उस डिटेल में थोड़ा सा पढ़े। ये दिया है पेज नंबर 1.6 पे, पैरा नंबर 1। SA 315 of ICAI requires auditors to design and develop risk assessment procedure. Such risk assessment procedures comprise of audit process performed to obtain understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or जो misstatement हमारा रियलिटी में कितना फिनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल, और रियल में ऑन पेपर कितना दिखा रहा है, मिस स्टेटमेंट हो तो हम तुरंत बता सकते हैं कि ये जो है रिस्क असेसमेंट है, फिनेंशियल रिस्क असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रिस्क अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 के अनुसार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के अनुसार रिस्क जो है वो क्या है? तो रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव। पैराग्राफ नंबर 2 पे ही ब्रैकेट कर लो आप, पहली लाइन और दूसरी लाइन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइंस रिस्क एज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर दो। दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर बाकी सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस डेफिनेशन क्या दिया है वो तो सब कुछ मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखा है, बाकी ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा पूछा है, व्हाट इज़ रिस्क अकॉर्डिंग टू केटिंग। तो केटिंग के अनुसार रिस्क का मतलब क्या है? तो वो पेज नंबर 1.6 पे लास्ट पैराग्राफ में लास्ट सेकेंड लाइन से स्टार्ट होता है, रिस्क इज अ अनवांटेड सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स। तो डेफिनेशन गिवन बाय केटिंग, रिस्क की डेफिनेशन दी है केटिंग ने। तो हमने बोला था कि पहला जो पार्ट है इट इज़ डिफरेंट डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वही है। फिर क्वेश्चन नंबर
18 के बारे में बात करें तो व्हाट इज़ द फिनेंशियल रिस्क अकॉर्डिंग टू NASDAQ के नेस्डेक के अनुसार फिनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन पेज नंबर 1.7 पे फिनेंशियल रिस्क ऐसा टाइटल ही लिखा है और दिया है नेस्डेक ने। तो नेस्डेक डिफाइंस फिनेंशियल रिस्क as the risk that the cash flow of an insurer will not be adequate to meet its financial obligation. That is known as financial risk according to NASDAQ. वो आप अंडरलाइन कर दो। फुल फॉर्म ऑफ OHSAS, OHSAS का फुल फॉर्म अगर पूछे तो दिया हुआ है, बड़े से टाइटल में ही दिया हुआ है। इसका 1.7 पेज पे जो 1.2 है, 1.7 पेज पे 1.2 पॉइंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज। हाँ, OHSAS उसमें दिया हुआ है पूरा फुल फॉर्म, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज, OHSAS। उसमें अलग अलग डेफिनेशन दी है तो वो उस पैराग्राफ में आप ढूंढ सकते हो। अगर OHSAS ऑर्गेनाइजेशन ने की हिसाब से कोई भी रिस्क की डेफिनेशन पूछे, जैसे कि यहाँ पे रिस्क की डेफिनेशन दी हुई है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो रिस्क, आप भी नोट डाउन कर देना। ये डेफिनेशन जो है ये IT रिस्क, उसके बाद जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक रिस्क के बारे में डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक रिस्क के बारे में डेफिनेशन दी है OHSAS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज ने। पेज नंबर 1.7 पे जो 1.2 करके पॉइंट है उसके ही भीतर आएगा। आपको खाली नोट डाउन करना है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 21, गिव इलस्ट्रेशन टू डिफरेंट कॉर्पोरेट रिस्क। अलग अलग कॉर्पोरेट रिस्क का इलस्ट्रेशन आपको बताना है। तो ये जो है वो पेज नंबर 1.9 पे एक टेबल दिया हुआ है, इलस्ट्रेटिव कॉर्पोरेट रिस्क। पास्ट एग्जाम में पूछा गया है कि पुअर मोरल वो कौन से, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है वो कौन सा रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क एरिया कौन सा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है पुअर मोरल। तो ये टेबल बहुत अच्छे से कर देना है आपको। गिव इलस्ट्रेशन टू डिफरेंट कॉर्पोरेट रिस्क, तो ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएट पुअर मोरल एंड टैलेंट रिटेंशन, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड पुअर कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, ऑपरेशन से रिलेटेड इनएबिलिटी टू डिजिटाइज एंड ऑटोमेट प्रोसेस, ट्रेजरी से रिलेटेड लो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी से और भी है, मिसमैच इन कैश फ्लो, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से हैकिंग एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से प्रोडक्ट फेलियर रिलेटेड उसका रिस्क है, प्रोडक्ट बिके ही नहीं, फेल हो जाए, बिक नहीं, दैट इज इट्स रिस्क। फिनांस एंड अकाउंट से रिलेटेड अनरिलायबल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 1.9 पे कि अलग अलग कॉर्पोरेट फंक्शंस है उसके साथ रिलेटेड रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं। अभी दूसरा पार्ट 2, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क पे आए अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, तो उसमें पहले तो इन जनरल इट इज़ क्लासिफाइड एज इंटरनल, इन जनरल इट इज़ क्लासिफाइड एज इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इसको डिस्कस करें। इन जनरल ये 4 टाइप जो है दिया हुआ है उसको अपन डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू ICAI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, आप लिख लो अकॉर्डिंग टू ICAI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो 4 प्रकार में उसने डिवाइड किया है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। लर्न करो कौन कौन सा, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। बहुत सिंपल सा, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में कोई रिस्क की अनसर्टेनिटी ऐसी है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे तो इट इज़ नोन एज इंटरनल, और जो बाहर से हमको अफेक्ट करता है वो एक्सटर्नल।
जो हम जिसका इंश्योरेंस ले पाए वो कंट्रोलेबल, और जो नॉन इंश्योरेबल है दैट इज अनकंट्रोलेबल. तो बिजनेस रिस्क आर diverse nature. For example, risk can be classified as internal, external, controllable and uncontrollable risk. This classification helps in risk identification and better understanding of the interplay between risk themselves and between objective, strategy, processes, risk and controls during risk assessment. हाँ, तो ये हम याद रखेंगे. पेज नंबर 1.10 पे फर्स्ट पैराग्राफ पे आप अंडरलाइन कर दो ये, और बाजू में लिख दो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू ICAI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट. ये पूरा टाइटल लगा दो. ये आपका क्लासिफिकेशन इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. अभी इंडिविजुअली हर एक को देखते हैं. व्हाट इज इंटरनल रिस्क? इंटरनल रिस्क मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिस्क. तो यहाँ पे इंटरनल रिस्क ही टाइटल लगाया है. वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 मतलब पैराग्राफ नंबर 3 पे आप ब्रैकेट कर दो, और नीचे जो पॉइंट है ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, वहाँ पे भी आप अंडरलाइन करो. तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ये पूरा यहाँ तक ब्रैकेट करना होगा आपको. हाँ, इंटरनल फैक्टर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो, जो भी अनसर्टेनिटी जो अपने ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करती है, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स टेकिंग प्लेस विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज. अपने बिजनेस एंटरप्राइज के भीतर जो भी एक्शंस है, जो भी इवेंट्स है, वो होते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे, दैट इज नोन एज रिस्क. सच रिस्क अराइजेज ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हम सिंपल बिजनेस करते हैं, उसके एक्शन जो बिजनेस के भीतर के एक्शन से हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल. दिस रिस्क कैन बी फोरकास्टेड. पहले से हम बता सकते हैं कौन कौन से है, एंड मोस्टली ऑफ देम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 95%, 90 to 95% ऑफ देम आर कंट्रोलेबल. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 100% कंट्रोलेबल हो, 90 to 95%, क्योंकि विद इन अवर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको पहले से पता है कि क्या क्या हो सकता है. This risk can be forecasted and the probability of their occurrence can be determined, hence they can be controlled by management significantly. Internal factors giving rise to such risk include human factor, technological factor and physical factor. These are the factors जो इस प्रकार के internal risk को बढ़ा सकते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 24, what is external risk? तो external risk मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के ऐसे फैक्टर्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे. अनसर्टेनिटीज ऐसी जो हमारे बाहर की अनसर्टेनिटीज जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करती है. तो एक्सटर्नल रिस्क अराइज ड्यू टू इवेंट्स अकरिंग आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फ़र्क तो खाली इतना ही है, वो इनसाइड इंटरनल मतलब इनसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सच इवेंट्स आर जनरली beyond the control of management. Mostly they are beyond the control of management. The likelihood of resulting risk cannot be done with accuracy. Accuracy से likelihood नहीं ढूंढ सकते, और mostly मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे are controllable, और यहाँ पे 90 to 95% अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल कर सकते नहीं है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज रिसेशन और नेचुरल फैक्टर्स, अभी जैसे कि है कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई एपिडेमिक आ जाए, पॉलिटिकल फैक्टर, इस पे वो हमारे हाथ में नहीं है. तो ये मोस्टली ऑफ देम 90 to 95% आर अनकंट्रोलेबल. 25 में ऐसा है, मतलब ये भी दिया हुआ है तुमको, एक्सटर्नल रिस्क ऐसे करके टाइटल दिया हुआ है, वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, ब्रैकेट कर दो, ये पूरा एक्सटर्नल रिस्क 1 मार्क्स पे पूछे तो आपको पता होना चाहिए. फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ कंट्रोलेबल रिस्क? जो भी रिस्क को हम इंश्योर कर पाए, जिसको कंट्रोल कर पाए, they are controllable risk, and mostly internal risk are controllable.
रिस्क अराइजेज फ्रॉम द इवेंट्स टेकिंग प्लेस विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब मोस्टली दे आर इंटरनल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिस रिस्क कैन बी फोरकास्टेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस कैन बी डिटरमाइंड. पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें पता होती है पहले से. हैंस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट टू एन appreciable extent. A controllable risk need not necessarily be prevented but the financial loss can be minimized. कम करना चाहिए इसे. 26 क्वेश्चन है, ये कंट्रोलेबल रिस्क भी आपके पेज नंबर 1.10 पे पैराग्राफ नंबर तो नहीं बोलता, मैं पॉइंट ही बोल देता हूँ, थर्ड, उसमें कंट्रोलेबल रिस्क टाइटल है, वहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद व्हाट इज़ अनकंट्रोलेबल रिस्क. तो अनकंट्रोलेबल रिस्क उसके नीचे दिया है कि मोस्टली दोज दैट वुड हैव डिटरमाइन फिनेंशियल इम्पैक्ट बट कैन नॉट बी कंट्रोल. वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, फिनेंशियल इफेक्ट तो होती है उससे, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज. और अभी जो भी बोले ना एक्सटर्नल, मोस्टली एक्सटर्नल 90 to 95% आर अनकंट्रोलेबल बट 100% नहीं. रिसेशनरी इकोनॉमी, न्यू कॉम्पिटिटर, न्यू टेक्नोलॉजी, ये हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर नहीं हो रहे ये इवेंट्स, पर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट तो करते ही है. दैट्स वाई दे आर नोन एज अनकंट्रोलेबल. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 में देखे रिस्क कैटेगरीज बाय कोसो. तो ये खत्म हुआ रिस्क कैटेगरीज बाय कोसो. पेज नंबर 1.11 पे टाइटल ही दिया है रिस्क क्लासिफिकेशन कैटेगरीज बाय कोसो. तो रिस्क कोसो ने वैसे यहाँ पे तो सीधा लिख ही दिया है बट हम इसमें बाजू में लिख दे. पहला जो है इनइफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, ये है ऑपरेशनल रिस्क, यहाँ पे लिख लो क्योंकि तुमको इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं. देन ये फिनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, CR में इन शॉर्ट लिख देता हूँ, आप भी लिख लो बाजू में. पहला जो है वो ऑपरेशनल रिस्क के इनएफिशिएंसी ऑफ आवर इवेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनएफिशिएंसी और नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, दे आर नोन एज ऑपरेशनल रिस्क. फिनेंशियल रिस्क, एब्सेंस ऑफ द की फिनेंशियल कंट्रोल causes मटीरियल एरर इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट. नॉन कंप्लायंस with laws and regulation, that is compliance risk. ये 3 प्रकार के रिस्क कैटेगरीज गिवन बाय कोसो. तो कोसो ने जो 3, या फिर आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं किसी भी एक की कि ऑपरेशनल रिस्क गिवन बाय कोसो. तो आपको बताना है पेज नंबर 1.11 पे पैराग्राफ नंबर 2, मतलब पॉइंट ही लिखा हुआ है द रिस्क कैटेगरीज बाय कोसो. तो वहाँ पे बाजू में लिख देना इट इज़ ऑपरेशनल रिस्क, देन फिनेंशियल रिस्क, दूसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है कंप्लायंस रिस्क. फिर इनहेरेंट रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क का टाइटल दिया है. इनहेरेंट मतलब क्या? इनहेरेंट रिस्क इज द लेवल ऑफ रिस्क अज्यूमिंग नो इंटरनल कंट्रोल. उसके ऊपर कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है, कोई भी इवेंट जो है उसके भीतर का रिस्क उतना ही, वो इवेंट वो रिस्क लेके ही चलता है. तो दैट इज इनहेरेंट रिस्क. वाइल रेसिडुअल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क को अगर हम दूर करें फिर भी जो थोड़ा सा पार्ट बचता है दैट इज दिस रेसिडुअल रिस्क. तो इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. इनहेरेंट मतलब कोई भी इवेंट उसके भीतर रिस्क का जो मेजरमेंट होता है दैट इज नोन एज इनहेरेंट. तो इज द लेवल होता है ऑफ रिस्क अज्यूमिंग no internal controls, while residual is the level of risk after considering the impact of internal controls. Internal controls के बाद भी जो रिस्क बचे that is known as residual risk. तो ये भी दिया हुआ है पेज नंबर 1.11 पे 1.5 पॉइंट internal risk and residual risk. Then classification risk according to question number 29.
ICAI स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट ERM के हिसाब से स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब लॉन्ग टर्म रिस्क, बाजू में लिख दो लॉन्ग टर्म, इट इज़ लॉन्ग टर्म, यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म पर्पसेस। लॉन्ग टर्म तुमको पूछ सकते हैं क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म रिस्क, तो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई स्ट्रेटेजिक रिस्क इज लॉन्ग टर्म रिस्क। फिर ऑपरेशनल रिस्क इज डे टू डे, शॉर्ट टर्म रिस्क वी कैन से इट इज। बट ERM के अनुसार कितने क्लासिफिकेशन हुए? स्ट्रेटेजिक रिस्क, देन ऑपरेशनल रिस्क आर एसोसिएटेड with the ongoing day-to-day operations of the enterprises. Financial risks are related specifically to process techniques and instruments utilized to manage the finances of the enterprise, as well as those processes involved in sustaining effective financial relationship with customers and third parties. तो financial जो भी risk uncertainties होती है जो अपने ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, दैट इज़ फिनेंशियल रिस्क। नॉलेज रिस्क जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो अगर बाहर लीक हो जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, तो उसके लिए एक हमको बहुत ही फुल प्रूफ हमारी प्लान होनी चाहिए, हमारा सिस्टम होनी चाहिए। आर एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज का प्रोटेक्शन and information within the enterprise. फिर क्वेश्चन नंबर 30, हाउ द इफेक्ट कुड बी असेस्ड, इफेक्ट को कैसे असेस कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 1.12 पे ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड जो टाइटल दिया है ना, उसके नीचे का जो पैराग्राफ है, उसके नीचे का पैराग्राफ के इफेक्ट कुड बी असेस्ड वहाँ पे दिया हुआ है। इफेक्ट कुड बी असेस्ड के 4 प्रकार की इफेक्ट्स होती है। कैटास्ट्रॉफिक जो बहुत ही जल्दी, उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। फिर क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल, ये 4 प्रकार की इफेक्ट होती है। हाँ, रिस्क होगा, अगर कोई भी इवेंट हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कितना होगा, तो उसके 4 प्रकार के लेवल्स है इफेक्ट के। कैटास्ट्रॉफिक जिस पे तुरंत इफेक्ट, मतलब उस पे उसके ऊपर हमको उस रिस्क को दूर करने का ट्राई करना चाहिए। देन क्रिटिकल, देन मार्जिनल, देन नेग्लिजिबल। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी कैन बी आइडेंटिफाई, तो ये तो था इफेक्ट कुड बी असेस्ड। उसके नीचे का पैराग्राफ है फ्रीक्वेंसी कुड बी आइडेंटिफाई। तो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए 4 लेवल्स है। एक तो जो घटना बहुत ज़्यादा होती है, जो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंट, देन लाइकली, देन ओकेजनल, देन सेल्डम एंड अनलाइकली, जो होगी ही नहीं। तो ये 5 प्रकार जो तुमको दिया ही है। तो अकॉर्डिंग टू इफेक्ट कुड बी असेस्ड, इफेक्ट किस प्रकार से असेस्ड होती है, तो ये 4 प्रकार से, कैटास्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल, पेज नंबर 1.12 पे। और फ्रीक्वेंसी कुड बी असेस्ड एज, कुड बी आइडेंटिफाइड एज फ्रीक्वेंट, देन लाइकली, ओकेजनल, सेल्डम एंड अनलाइकली। क्लासिफिकेशन स्कीम टू असेस्ड कॉर्पोरेट इम्पैक्ट, ये 4 प्रकार से, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, देन मॉडरेट रिस्क। जो इवेंट अपने ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क, देन हाई रिस्क जो अपने इवेंट पे के ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे हाई रिस्क, देन मॉडरेट रिस्क जो मीडियम इफेक्ट करे, और जो कम इफेक्ट करे वो लो रिस्क। पेज नंबर 1.13 पे ये भी दिया हुआ है। फिर व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिस्क, पेज नंबर 1.13 पे 1.8 पॉइंट दिया है, उसमें द ICAI गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के नीचे इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिस्क एट्रीब्यूट्स। रिस्क एट्रीब्यूट्स कौन कौन से दिए हैं? मेजरमेंट रिस्क, उसके नीचे रिस्क एट्रीब्यूट्स दिए हैं, वो है लाइकलीहुड ऑफ रिस्क अकरेंस एंड रिस्क कंसिक्वेंसेस। कोई भी इवेंट जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, उसका लाइकलीहुड, उसका होने का चांस, और उसका कंसिक्वेंस वो होगा तो हम पे कितनी अफेक्ट होगी, हम पे कितनी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होगी, दैट इज रिस्क कंसिक्वेंस। देन स्केल दिया है, कम इसका आने का चांस है, बट फिर भी हमने नोट डाउन कर दिया है।
व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ रिस्क लाइकलीहुड, तो रिमोट, अनलाइकली, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, पास्ट एग्जाम में सेकेंड चैप्टर में से पूछा गया है. पॉसिबल, पेज नंबर 1.13 पे लास्ट सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है लाइकली एंड ऑलमोस्ट चेंज. सिमिलरली व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्केल ऑफ रिस्क कंसिक्वेंसेस, तो कंसिक्वेंसेस के भी लेवल्स यहाँ पे दिए हुए. इनसिग्निफिकेंट 1 स्कोर, माइनर 2, मॉडरेट 3, मेजर 4 एंड कैटास्ट्रॉफिक स्कोर दिया है 5. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.